दोस्तों ये तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे करोड़ों की संख्या में शुक्राणुओं को पीछे छोड़ने के बाद हम माँ के गर्भ में आते हैं। लेकिन दोस्तों शुक्राणुओं का माँ के गर्भ में आ जाना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ के गर्भ में आने के बाद एक पूरा सफर तय करना पड़ता है, जिसमें ऐसे कई सारे मुश्किल पड़ाव आते हैं जिन्हें पार करके हम और आप इस दुनिया में कदम रखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सफर के बारे में बताएंगे कि हमारा आकार चावल के एक छोटे से दाने जितना बड़ा हुआ करता था और फिर धीरे धीरे हमने एक इंसानी बच्चे का आकार लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम जो हैं वो हमारे अंदर आए अपने माँ बाप के गुणों के वजह से ही हैं, और ये गुण किस तरह हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं इसकी भी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जब एक शुक्राणु सारी जंग पार करके अंडे से निकलता है तो इन दोनों के मिलन के बाद अंडे के अंदर कुछ ऐसा होता है जो आने वाली नई जिंदगी को रास्ता दिखाता है। यहाँ सब कुछ पहले से ही तय होता है। जो शुक्राणु अंडे के अंदर जाता है वो अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ 23 क्रोमोसोम्स को साथ लेकर आता है। और ठीक ऐसा ही महिला के अंडे के साथ भी होता है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि भला ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आसान भाषा में कहा जाए तो क्रोमोसोम्स एक बहुत ही लंबे धागे के लिपटे हुए बंडल की तरह होते हैं। ये धागा कुछ और नहीं बल्कि डीएनए होता है, और यही हमारी आंख, नाक, कान, लंबाई और रंग रूप के साथ हर वो चीज तय करता है जो हमारे अंदर विकसित होंगी। यानी कि ये क्रोमोसोम्स इस बात का निर्णय लेते हैं कि इंसान किस तरह का होगा। और आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक कोड की तरह हमारे डीएनए में मौजूद रहती है, और इसी इंफॉर्मेशन के एक बेहद लंबे धागे के लिपटे हुए बंडल से क्रोमोसोम्स बनकर तैयार होता है। पुरुष और महिला दोनों के ही 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर होने वाले बच्चे के रंग रूप के साथ साथ उसकी कद काठी और उसके बोलने चालने का ढंग, यहाँ तक कि बहुत सी बातों को वो तय करते हैं। लेकिन जो बचा हुआ एक जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो ये तय करता है कि जन्म लेने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो मिलकर 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और ये सभी 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स मिलकर इस बात का निर्णय करते हैं कि बच्चा किस तरह का होगा। अब दोस्तों जो जन्म लेने वाली संतान है वो लड़का होगा या लड़की, इस चीज का निर्णय केवल एक जोड़ी क्रोमोसोम्स करते हैं। और बच्चे का जेंडर निर्धारित करने वाले ये दोनों क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, जहाँ एक्स फीमेल है और वाई मेल है। अब ये बात पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर करती है कि पुरुष का कौन सा स्पर्म महिला के अंडे से जाकर मिलेगा। यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म महिला के एक्स क्रोमोसोम से जाकर मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और वहीं इसके ठीक उलट अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से जाकर मिलता है तो लड़का होगा। यानी कि महिला के गर्भ में लड़का होगा या लड़की, इस चीज का पूरा निर्णय पुरुष के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है, यानी कि पुरुष पर निर्भर करता है। स्पर्म्स के एग में फ्यूज करने के बाद महिला और पुरुष दोनों के ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, जिससे एक नया जेनेटिक कोड तैयार होता है। और इसी वक्त यह भी तय होता है कि बच्चा लड़की होगा या लड़का, उसके बाल और आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी कद काठी कैसी होगी, उसके शरीर का रंग कैसा होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें ये 22 क्रोमोसोम्स मिलकर तैयार कर देते हैं, जो मिलकर एक नई जिंदगी को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस के कुछ ही घंटों बाद अंडे में मौजूद सेल दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके बाद ये 4 सेल में डिवाइड होते हैं, उसके बाद 8 में, उसके बाद 16 में डिवाइड हो जाते हैं। और इसी तरह से हर एक सेल से एक नया सेल निकलता रहता है। परंतु ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 70% अंडे इसी प्रोसेस में पहले 6 दिन में ही फेल हो जाते हैं। और इन सब के बारे में महिलाओं को पता तक नहीं चलता कि उनके शरीर में ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक तरह से हो जाता है तो यहीं से एक नए प्राणी के शरीर के विकसित होने की शुरुआत महिला के गर्भ में शुरू हो जाती है। और फिर ये जो अंडा है ये सिर्फ अंडा नहीं होता, बल्कि एक एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में बदलने लगता है। पर दोस्तों कभी कभी ये एम्ब्रियो 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे इसकी लगभग एक जैसी 2 कॉपी बन जाती है। और यही वजह है कि एक साथ आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं।
पर दोस्तों आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस में अंतर होता है, क्योंकि जुड़वा बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले जो कि एक ही अंडे के दो भाग में डिवाइड होने से होते हैं, और इस हालत में जन्मे बच्चों को हम आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बात फ्रैटर्नल ट्विंस की आती है तो ये दो अलग अलग अंडों के दो अलग अलग स्पर्म में फ्यूज होने की वजह से विकसित होते हैं। और जब कुछ ऐसा होता है तो इन बच्चों की शक्ल, ब्लड ग्रुप और हरकतें वगैरह एक जैसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस में ये सभी चीजें एक जैसी होती हैं। बच्चों के ब्लड ग्रुप से लेकर उनकी शक्ल तक हर एक चीज मिलती है। दोस्तों आइडेंटिकल ट्विंस होने पर भले ही खुशी का माहौल होता है, लेकिन कई बार ये सिचुएशन खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि कई बार एम्ब्रायो डिवाइड होते समय फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहे एम्ब्रायो को पहले 2 हफ्ते में 2 भागों में अलग अलग होना होता है। क्योंकि अगर पहले 2 हफ्तों में ऐसा नहीं होता तो एम्ब्रायो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता, और इस तरह के एम्ब्रायो से जन्मे बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें कॉन्जॉइंट ट्विंस कहा जाता है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझ ही रहा है, परंतु दोस्तों ऐसा होने की संभावनाएं लाखों में एक होती है, और जुड़वा बच्चे आपस में किस अंग से जुड़े होंगे इस बात पर निर्भर करता है कि उनके कौन से सेल्स आपस में अलग होने से रह गए थे। दोस्तों ये जितने भी प्रोसेस थे अंडे के साथ फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहे थे, और इसी ट्यूब के जरिए अंडा मां के गर्भाशय की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, और लगभग 3 से 4 दिन के बाद ही अंडा गर्भाशय की उन लाइंस में जाकर चिपक जाता है जिन्हें इसी प्रोसेस के लिए तैयार किया गया था, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। दोस्तों जब ये प्रोसेस होता है तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो गर्भाशय की इन लाइंस को नष्ट नहीं होने देते, और इन्हीं लाइंस को बनाए रखने के लिए महिला को पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। जैसे ही अंडा अपने मां के गर्भ में आता है ये एम्ब्रायो में बदल जाता है, और अब इसे विकसित होने के लिए एक पोषण चाहिए। इसलिए अपने शुरुआती दिनों में ये ऑग सैक को विकसित करता है जो इसे पोषण देने का काम करता है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। दोस्तों एम्ब्रायो के 2 भाग होते हैं, जिसका अंदरूनी भाग बच्चे को विकसित करता है और इसका बाहरी भाग गर्भाशय को दीवारों से जोड़ता है, और एक नई अस्थायी अंग के तौर पर 14 से 20 हफ्तों तक तेजी से विकसित होता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक समय के बाद बढ़ते बच्चे के पोषण के लिए यॉर्क सैक काफी नहीं होगा, एम्ब्रायो को और ज्यादा पोषण की जरूरत होगी। पर जब एक बार प्लेसेंटा तैयार हो जाता है तो यॉर्क सैक के बचे हुए पदार्थ से ही अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होती है, जिसे आम भाषा में गर्भनाल भी कहा जाता है। दोस्तों ये बच्चे की नाभि और प्लेसेंटा के बीच एक पाइपलाइन का काम करती है। ऐसे में महिला की बॉडी से ब्लड प्लेसेंटा में जाता है, जिससे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और बाकी के पोषक तत्व छन कर गर्भनाल के जरिए बच्चे के शरीर में पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लेसेंटा इसी गर्भनाल का इस्तेमाल करके बच्चे की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का भी काम करती है। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्लेसेंटा खून से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को छान कर बच्चे की बॉडी में तो डाल देता है, लेकिन किसी भी तरह से माँ के खून को बच्चे के शरीर में नहीं जाने देता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों जिस समय ये होता है उस समय एम्ब्रियो में कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि अंडे के अंदर सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरे हफ्ते तक आते आते इसमें बदलाव आता है। और ये केवल हम इंसानों के साथ ही नहीं होता, बल्कि धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी पैदा होने से पहले इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। डिवाइड हुए छोटे छोटे सेल्स में से हर एक सेल ये तय करता है कि वो बॉडी का कौन सा हिस्सा बनेगा। बच्चे का दिल, दिमाग, मसल्स और शरीर के बाकी हिस्से इन छोटे छोटे सेल से ही विकसित होकर बनते हैं। 3 हफ्तों की ग्रोथ के बाद एम्ब्रायो में एक नन्हा दिल भी विकसित हो जाता है। दोस्तों इस वक्त तक इंसानी एम्ब्रायो धरती पर मौजूद बाकी एम्ब्रायो की तरह ही लगता है, लेकिन 10 हफ्तों के बाद ये इंसानी एम्ब्रायो का रूप लेने लगता है, क्योंकि यहाँ तक आकर एम्ब्रायो का चेहरा भी उभर आता है। कुछ हफ्तों बाद एम्ब्रायो माँ की ब्लड सप्लाई से प्लेसेंटा के जरिए जुड़ता है। इस वक्त माँ जो भी खाती है उसका एक हिस्सा बच्चे तक जाता है। जैसे जैसे बच्चा अंदर बड़ा होता है वैसे वैसे माँ के गर्भ का साइज पहले से बड़ा होने लगता है। माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते को कायम करने का जो काम होता है वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है, जिसमें सारी मेहनत माँ की होती है।
लगभग 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण मिलता है और इस 9 महीने के अंतराल में माँ का गर्भ ही बच्चे की पूरी दुनिया होती है, जिसमें वो सारी चीजें मिलती हैं जिसकी उससे विकसित होने के लिए जरूरत होती है। जब ये 9 महीने का वक्त पूरा हो जाता है तो एक नई जिंदगी माँ के गर्भ में पल रही दुनिया से निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखती है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस 2 छोटे सेल्स आपस में मिलने से लेकर एक नए जीवन का धरती पर कदम रखने तक का। अब आपका इस पूरे प्रोसेस के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और पूरे वर्ल्ड की मदर के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।